दोस्तों आई एम श्योर पिछले 10-15 दिन से आप एक नई भर्ती की चर्चा सुन रहे होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईआरबी जीडी कांस्टेबल की 17,000 वैकेंसीज के बारे में। यानी कि इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 17,000 वैकेंसीज आने वाली है। इसके रिगार्डिंग यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है और इतना मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जितनी भी अब तक आपने इस वैकेंसी के रिगार्डिंग वीडियोस देखी होंगी, किसी ने भी अभी तक आपको एक्यूरेट डिटेल्स नहीं दी। कोई कुछ बता रहा है तो कोई आधी अधूरी जानकारी दे रहा है और काफी सारे टीचर्स तो ये बोल रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है इनकी पोस्टिंग नक्सल अफेक्टेड एरियाज में ही की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स तो प्रोवाइड करूंगा ही, उससे पहले इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन है क्या, इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी, कितनी बटालियंस हैं, इसका काम क्या होता है, प्रीवियस ईयर्स में आईआरबी के अंदर किस किस पोस्ट के ऊपर कितनी बार वैकेंसीज निकल चुकी है। साथ ही दोस्तों इस बार आईआरबी के अंदर जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही है, वैकेंसीज आ रही हैं तो कब तक इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस भी आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, हाइट, चेस्ट, वेट, रनिंग की इसमें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है और जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी होती है। साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी पोस्टिंग लोकेशन क्या रहेगी, इस रिक्रूटमेंट में कितना टाइम लगेगा, सिलेक्शन कब तक हो जाएगा और वर्कलोड कितना है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप इस बार एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो एक डेट और टाइम नोट कर लीजिए। दोस्तों 20 जुलाई शाम 5 बजे यानी कि इसी थर्सडे चैनल के ऊपर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के 600 प्लस मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस के सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जहां से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड चाहे कुछ भी हो जाए, ये सुपरफास्ट मैराथन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू आप अपनी जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन को जबरदस्त बूस्ट दे सकते हो। अगर आप सीएचएसएल एस्पिरेंट नहीं भी हो फिर भी अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आईआरबी मतलब इंडियन रिजर्व बटालियन है क्या, ये कब अस्तित्व में आया और क्यों आया। दोस्तों आज से ठीक 23 साल पहले तक जब भी इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई अराजकता फैलती थी या फिर इलेक्शन वगैरह कंडक्ट कराए जाते थे तो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए केवल स्टेट पुलिस काफी नहीं होती थी, जिसके बाद स्टेट पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती कि वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को भेजे सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को भेजती थी, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी और काफी सारे केसेस में बीएसएफ और एसएसबी को भी इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया। जिसके बाद ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस उस पर्टिकुलर स्टेट में जाके उस स्टेट पुलिस को असिस्ट करती थी, उनकी हेल्प करती थी। तो यार जब ऐसा होने लगा तो चीजें डिसबैलेंस होने लग गए, क्योंकि अगर आईटीबीपी को, बीएसएफ को वहां से हम किसी स्टेट में पर्टिकुलर ड्यूटी के ऊपर भेज रहे हैं तो वहां पर मैन पावर, फोर्स पावर कम हो जाती थी, जिसकी वजह से वहां पर रिस्क के चांसेस बढ़ जाते थे। तो इसी चीज को देखते हुए 1992 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एक रिजर्व फोर्स बनानी पड़ेगी, जिसके बाद 1993 में इंडिया की पहली इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन किया गया मिजोरम में, कि अगर स्टेट के अंदर कोई भी स्पेशल इवेंट हो रहे हैं या फिर किसी कारण की वजह से स्टेट में अशांति फैल गई है या फिर इलेक्शन वगैरह कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो उसके लिए स्टेट पुलिस को ये इंडियन रिजर्व बटालियन असिस्ट करेगी, ना कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज को वहां पर भेजना पड़ेगा। ठीक है। और दोस्तों केवल एक स्टेट के साथ ऐसा नहीं किया गया, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन किया गया और इंडियन रिजर्व बटालियन जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। अब देखिए दोस्तों 1993 में पहली इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन कहां पर हुआ, मिजोरम के अंदर। उसके बाद 1995 में दूसरी इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन पंजाब के अंदर हुआ। उसके बाद 1996 में दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप में हुआ। 2001 में हरियाणा इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन हुआ। 2002 में अंडमान निकोबार में हुआ। 2003 में पुदुचेरी, 2004 में उत्तर प्रदेश के अंदर भी इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन हुआ। 2005 में उड़ीसा, 2009 में चंडीगढ़, गोवा, ऐसे करते करते इंडिया के हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन किया गया। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है वो सुन लीजिए, डेफिनेशन आपको बताता हूं। दिस फोर्स इज हेल्पिंग द लोकल पुलिस इन परफॉर्मिंग इट्स लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी एंड अदर इंपोर्टेंट सेंसिटिव ड्यूटीज लाइक इलेक्शन ड्यूटीज विद इन और आउटसाइड फ्रॉम द स्टेट। यानी कि दोस्तों ये जो इंडियन रिजर्व बटालियन है वो स्टेट पुलिस को असिस्ट करेगी लॉ एंड ऑर्डर
मेंटेन करने के लिए और स्पेशल ड्यूटीज में हेल्प करेगी, या फिर जो सेंसिटिव ड्यूटीज है उनमें हेल्प करेगी, इलेक्शन ड्यूटीज में ये हेल्प करने वाली है। क्लियर है। साथ ही इंडियन रिजर्व बटालियन कंट्रीब्यूटेड इन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पीसफुल एनवायरनमेंट इन एरियाज, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करेगी उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें इसकी पोस्टिंग की गई है। तो जो लोग ऐसा बता रहे हैं कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज में ही इनकी पोस्टिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक यूनियन टेरिटरी और स्टेट के अंदर इनका गठन किया गया स्पेशल ड्यूटीज के लिए, ताकि स्टेट पुलिस को हेल्प कर सके। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक इंडियन रिजर्व बटालियन है, एक अभी तक इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑलरेडी PAC-RRF का गठन हो चुका है। और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो रैंक्स बनाई गई हैं उनके बारे में समझिए। हायर रैंक हमारी कमांडेंट की है, उसके बाद डेप्यूटी कमांडेंट की है, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट की है, उसके बाद इंस्पेक्टर है, उसके बाद सीधा हेड कांस्टेबल है, उसके बाद कांस्टेबल की रैंक हमारी आती है। इसको कभी कभी हवलदार की रैंक भी बोल देते हैं। ठीक है। मिनिस्ट्रियल में सबसे जो पॉपुलर रैंक है वो हमारी हेड हवलदार की है। इसको हेड हवलदार क्लर्क भी बोलते हैं क्योंकि मिनिस्ट्रियल है, या फिर इसको हेड क्लर्क भी कई बार बोला गया है, या फिर इसको हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट बोला गया है। ठीक है। ये हमारी नोवेबल पोस्ट है जिनके ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है प्रीवियस ईयर में। क्लियर है। और देखिए दोस्तों, स्टेट वाइज बटालियंस भी कम ज्यादा है, यानी कि किस स्टेट में IRB के बटालियन 6 है, किस स्टेट में उत्तर प्रदेश में केवल 1 ही बटालियन है, किस स्टेट में 7-7 बटालियन है, किसी में 3 बटालियन है। मतलब हर एक स्टेट के अंदर IRB की स्ट्रेंथ अलग अलग है। अब सवाल यह उठता है कि इंडियन रिजर्व बटालियन बहुत सारे लोगों के लिए एक अननोन डिपार्टमेंट क्यों है, काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं पता था, क्योंकि वैकेंसी तो इसके अंदर निकलती आई है। देखिए दोस्तों, भले ही ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता हो, लेकिन दोस्तों इसके अंदर वैकेंसी अभी तक स्टेट वाइज निकलती थी, यानी कि जिस स्टेट के अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन का गठन हो चुका है वो पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट का जो पुलिस कमीशन है वो उस बटालियन के अंदर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराता था। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये 2018 का नोटिफिकेशन है जो कि स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा पुलिस की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं 2018 में, जिसको खुद उड़ीसा की स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्ट कराया है। इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी है, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है, इसके फिजिकल की कंप्लीट डिटेल्स है, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया है। उससे पहले आप एक और नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये 2015 का नोटिफिकेशन है, जहां पर चंडीगढ़ में इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर एम्प्लॉयज को डिप्लॉय किया गया था। ठीक है। ये भी पूरा नोटिफिकेशन है, इसके अंदर भी काफी सारी डिटेल्स दे रखी हैं। अब तक जो वैकेंसी निकलती थी वो मोस्टली ऑफलाइन निकला करती थी, और काफी सालों से इसके अंदर वैकेंसीज निकली भी नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म निकला करते थे, और अब तो आपको पता है ऑनलाइन का जमाना है, इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स को अब तक इस डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता था, इस रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं पता था, जिसके कारण इसके अंदर कंपटीशन भी अभी तक काफी कम रहता था। अब देखिए दोस्तों, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अनाउंसमेंट किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर 22,000 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। पहले अनाउंसमेंट थी 17,000 वैकेंसीज की, अब DAVP के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22,000 के आसपास रह सकती है। वैकेंसीज कब आएंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आगे मैं आपको बता रहा हूं। अब आप बोलोगे कि भैया वैकेंसी स्टेट वाइज निकलेगी, कैसे निकलेगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुद इस वैकेंसी को कंडक्ट कराएगा। देखिए दोस्तों, कुछ स्टेट में इसके अंदर वैकेंसीज निकाली जा रही थी, कुछ के अंदर नहीं निकाली जा रही थी, इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वही कंडीशन दोबारा आ गई थी। अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में किसी फोर्स की जरूरत है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि CRPF भेज दो, ITBP भेज दो, लेकिन फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन लिया इसके ऊपर कि भाई इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर वैकेंसीज को भरा जाए, और ये वैकेंसीज जो है ना वो इंडियन पुलिस के थ्रू भरी जा सकती है। इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे, सर्च करके देखिएगा। इंडियन पुलिस एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हो, police.gov.in आपको मिल जाएगा। और इस बार इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर GD कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर इस वैकेंसी को इंडियन पुलिस ही कंडक्ट करा सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही डीप रिसर्च के बाद। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि वैकेंसी 17,000 आएंगी, लेकिन मैं बता रहा हूं वैकेंसी 22,000 के आसपास आएगी। तो पंगा क्या है? देखिए दोस्तों, वैकेंसीज आपकी स्टेट वाइज तो डिवाइड रहेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेट की इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर वैकेंसी इतनी है, तो इंडियन पुलिस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिक्रूटमेंट को पूरा करेगी और उन स्टेट्स को ये GD कांस्टेबल सौंप देंगे। अब बात कर लेते हैं उस बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि काफी सारे लोग आपको दे ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसीज आपकी स्टेट वाइज डिवाइडेड रहेंगी। जैसे कि महाराष्ट्र की जो इंडियन रिजर्व बटालियन है उसके अंदर हमारी 2000
5000 वैकेंसी रहेंगी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। जम्मू कश्मीर आईआरबी के अंदर जीडी कांस्टेबल की 5000 वैकेंसी खाली है। छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 4000 वैकेंसी खाली है। उड़ीसा आईआरबी के अंदर 3000 वैकेंसी खाली है। झारखंड आईआरबी के अंदर 3000 वैकेंसी खाली है। ये तो टोटल मिला के हमारी 17000 वैकेंसी होती है। अब मैं बता रहा हूं 22000 के आसपास वैकेंसीज आएंगे, तो इसमें आपकी गोवा आईआरबी भी जोड़ा गया है, साथ ही मिजोरम आईआरबी भी जोड़ा जाए। और इंफॉर्मेशन तो यह है कि वैकेंसीज और भी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें और भी अलग अलग स्टेट की आईआरबी या फिर यूनियन टेरिटरी की आईआरबी जोड़ी जाएगी। क्लियर है? जैसी कोई इंफॉर्मेशन या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर निकलता है मैं आपको तुरंत इंफॉर्म कर दूंगा। वैकेंसीज कब आ रही है, फॉर्म कब निकल रही है, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। फिलहाल ये समझ लीजिए कि वैकेंसी 17000 से 22000 के आसपास शुरुआती फेज में आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए दोस्तों, एज लिमिट इसमें हमारी 18 से 25 साल रहेगी। अभी तक जो वैकेंसीज निकलती वो स्टेट वाइज निकलती थी। उड़ीसा के अंदर जो वैकेंसीज कंडक्ट कराई गई आईआरबी के अंदर, उसमें 18 से 23 साल एज लिमिट थी। चंडीगढ़ की 18 से 22 साल थी, लेकिन अब 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट इसमें देखने को मिलेगी। एज कब से कब तक कैलकुलेट होगी ये नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। और 18 से 25 साल एज लिमिट जनरल वालों के लिए, ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इसके अंदर वैकेंसीज निकलने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसीज रहेंगी, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं है कि स्टेट वाइज वैकेंसी है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नहीं। स्टेट वाइज वैकेंसी निकलेगी, जिस स्टेट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो फाइनली उस स्टेट की इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है? तो आपके पास ये फ्रीडम रहेगा कि आप किसी भी स्टेट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपके स्टेट में वैकेंसी निकली है तो आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आपकी पोस्टिंग वहां पर ही रह जाएगी। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म फीस के बारे में बात करें जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। एसटी एससी फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाएंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के 99% चांसेस है। सेकंड स्टेज में आपका पीएमटी एंड पीईटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी मेजरमेंट हाइट चेस्ट वेट होता है, साथ ही रनिंग वगैरह आपकी होती है एफिशिएंसी टेस्ट में। थर्ड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मैक्सिमम लोग आपको ये बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। जैसे कि मैंने उड़ीसा वाला नोटिफिकेशन चेक करा, उसमें पहले फिजिकल हो रहा था और फिजिकल में मार्क्स आपको दिए जा रहे थे, लेकिन वो ओल्ड 2018 का नोटिफिकेशन था। अब पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। हर एक रिक्रूटमेंट का पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो चांसेस है कि पहले आपका एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाए, जैसे कि कांस्टेबल जीडी का कराया जाता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेज को ही डिस्कस कर लेते हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, मतलब मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 मार्क्स का ये सेक्शन आपका रह सकता है। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के अंदर आपको मिल सकते हैं। तीसरा सेक्शन हमारा हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर ही आएंगे। जैसे कांस्टेबल जीडी में होता था ना कि हिंदी या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व कर लो, ऐसे ही आपका रहेगा, या तो 25 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर 25 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लो। और चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का हमारा रहने वाला है, जिसे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम रहने वाला है। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अभी तक ये चांसेस हैं। तो ये 4 सेक्शन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन 4 सेक्शंस को आपको प्रिपेयर करना है। इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस को डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों आपने नोटिस किया होगा इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस एकदम एसएससी कांस्टेबल जीडी और एसएससी एमटीएस जैसा है। और एसएससी एमटीएस की फिलहाल वैकेंसी निकली हुई है, 21 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट है। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है ना अभी तक, आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे, क्योंकि एमटीएस के साथ साथ आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस एकदम सेम है। और एमटीएस एग्जाम की बात हो रही है तो आपको 2 बढ़िया बुक भी रिकमेंड कर दूं, जिसमें से दोनों ही बुक आती है हमारी दिशा पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें से एक स्पेशल एसएससी एमटीएस के लिए अल्टीमेट गाइड है, जिसमें चारों ही सब्जेक्ट हमारे अच्छे से कवर किए हुए हैं, चाहे आपका मैथमेटिक्स,
रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सब्जेक्ट के होना। चैप्टर वाइज थ्योरी दे रखे हैं जिससे आप अपना चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। चैप्टर वाइज सोल्ड एग्जांपल दे रखे हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों जनरल अवेयरनेस के सभी चैप्टर्स कवर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स के साथ ही करंट अफेयर्स का सेक्शन भी इस बुक के अंदर कवर किया हुआ है। और चैप्टर वाइज सोल्ड 5 to 6 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। तो मुझे तो काफी अच्छी बुक लगी। दूसरी बुक भी दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है जिसमें लास्ट 8 इयर्स के एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दे रखे हैं, यानी कि 2013 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों दोनों ही बुक को ऑनलाइन परचेज करने के लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करा दी, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद एक कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज आपका पीएमटी और पीईटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का रहेगा। मेजरमेंट टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, वेट मेजर होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होगी। और जो कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी से या फिर नक्सल अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चेस्ट जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मेजर होगी वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम मतलब 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट मिनिमम 85 सेंटीमीटर तो हो जानी ही चाहिए। जो आपका वेट मेजर होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। क्लियर है? उसी के साथ आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा जिसमें आपकी रनिंग होने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग रह सकती है ना वो 5 किलोमीटर की रह सकती है जो कि आपको 24 मिनट्स के अंदर क्वालिफाई करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग रह सकती है वो 1600 मीटर्स की रहेगी, वो आपकी 8 मिनट 30 सेकंड्स में आपको क्वालिफाई करनी होगी। ठीक है दोस्तों, जितनी भी डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं ना, चाहे वो आपके एग्जाम के और फिजिकल के, ये टेंटेटिव डिटेल्स हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं। जो न्यू पैटर्न है ना, जो न्यू सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। जो आपका पूरा फिजिकल है ना ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पहले जब ये इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर वैकेंसीज निकलती थी ना स्टेट वाइज, उसमें आपको फिजिकल में भी मार्क्स मिलते थे। वैकेंसीज काफी पुरानी होती थी, उस टाइम पर मार्क्स मिला करते थे, लेकिन अब आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर आपका रहने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ना आईआरबी के अंदर, ये काफी पुरानी रिक्रूटमेंट है। 2016-17 में ही ये प्लानिंग कर ली गई थी कि इंडियन रिजर्व बटालियन के अंदर सेंट्रल लेवल पर वैकेंसी निकालेंगे, अब से स्टेट लेवल पर वैकेंसी नहीं निकालेंगे। अब जाके इस रिक्रूटमेंट को पूरा किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन सर पे है ना 2024 के, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके ऊपर गारंटीडली एक्शन लेने वाला बहुत जल्द। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। जैसे सेकंड स्टेज फिजिकल क्वालिफाई करते हो, मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल वही ठीक ठाक लेवल का होगा जो कि किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर कांस्टेबल जीडी का होता है। वही सारी चीजें, आई साइट वगैरह, वही क्राइटेरिया आपका रहेगा, वही टैटू की लोकेशन वगैरह जो भी आपकी होती है ना, हियरिंग रेंज वगैरह सब कुछ वही आपका इसमें होगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। फाइनल कट ऑफ वही आपकी 100 मार्क्स में से बनने के चांसेस है। स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका आईआरबी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर देंगे भाई सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, मेरे हिसाब से इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो 2000 के आसपास रहेगा। जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी ना वो 31,000 के आसपास रहेगी। 31,000 रियली मैं बता रहा हूं, 31 से 32,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेज, क्योंकि काफी सारे अलावेंसेज भी लगते हैं बेसिक सैलरी के साथ, तब आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी भाई? जॉब प्रोफाइल आपको बताइए, जैसे कि किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की होती है, मान के चलो सीआरपीएफ की हो गई, आईटीबीपी की हो गई, जैसे कि आपको प्रॉपर इसमें वेपन से लैस होना पड़ता है, ऐसे आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बता दिया था, जिस पर्टिकुलर स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो रही है उस स्टेट पुलिस को आपको असिस्ट करना होगा। इलेक्शन में आपकी ड्यूटी लग रही है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर आपको मेंटेन करना होगा। क्लियर है? पुलिस कांस्टेबल की जैसी ड्यूटी होती है इस तरीके ही आपकी इसमें ड्यूटी होती है। थोड़े हायर लेवल की पोस्ट होती है, पुलिस कांस्टेबल थोड़े लोअर लेवल की होती है, यहां पर थोड़ी हायर ड्यूटी होती है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, जिस स्टेट में वैकेंसी निकल रही है, जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने के पूरे चांसेस हैं। क्लियर है? और बात रही दोस्तों वर्क लोड के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में। देखिए दोस्तों वर्कलोड इस पोस्ट के ऊपर बहुत ही कम होता है, बहुत ही
कम बार ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी इसमें ड्यूटी लग जाए। जैसे कि इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं किसी स्टेट के अंदर, तो 10-15 दिन आपकी ड्यूटी लग गई, वरना आप चांसेस है कि आप फ्री ही रहोगे। या फिर कोई अशांति फैल गई है किसी स्टेट के अंदर, तब आपकी ड्यूटी लगेगी। बहुत ही स्पेशल केसेस में आपकी इसमें ड्यूटी लगती है, तो वर्कलोड ना के बराबर ही एक तरीके से, इसीलिए बेस्ट है। ठीक है, और भाई सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़िया हैं। अब तक तो थे, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। पहले क्या होता था, 100 में से अगर आपके मार्क्स 60 या फिर 55 तक भी आ रहे हैं जनरल वालों के, तो उनको सिलेक्शन मिल जाता था। लेकिन अब भाई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे, और आपको पता है कंपटीशन वैकेंसी आने से पहले ही इतना बढ़ गया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट हुई थी इंटरनली, इसके बारे में जिक्र हुआ था, और इतनी सारी वीडियोस इसके ऊपर बनेगी, तो कंपटीशन नेक्स्ट लेवल का रहेगा। तो भाई कांस्टेबल जीडी वाला कंपटीशन इस बार आपको इस रिक्रूटमेंट के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब फाइनली बात कर दे कि ये रिक्रूटमेंट आएगी कब, वैकेंसी कब निकलेगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। मैक्सिमम लोग आपको ये बता रहे हैं कि वैकेंसी नेक्स्ट मंथ ही आ सकती है, या फिर 2 महीने बाद आ जाएगी, आने को 15 दिन बाद आ जाए। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। ये जो रिक्रूटमेंट आएगी ना, ये आपकी इसी साल के आखिर तक आएगी, मतलब दिसंबर 2023 तक आने के चांसेस हैं। उससे पहले रिक्रूटमेंट आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों पूरा प्रोसेस कराना है, सारी की सारी चीजें मैनेज करनी है। अभी तो शुरुआती है, तो डिपार्टमेंट बनाने में, नोटिफिकेशन तैयार करने में, स्टैंडिंग ऑर्डर सर्कुलेट करने में हर एक स्टेट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन रिक्रूटमेंट आपकी इलेक्शन तक गारंटीडली आ जाएगी, या तो 2024 के स्टार्टिंग में आ जाए, फर्स्ट फेज में आ जाए, फर्स्ट क्वार्टर में आ जाए, या फिर 2023 के लास्ट में आ जाए। वैकेंसी आएगी गारंटीडली, ये मेरा दावा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंसमेंट कर रखी है, डीएवीपी की वेबसाइट चेक करिए, वहां पर आपको नॉलेज मिल जाएगी। या फिर जो अलग अलग स्टेट की आईआरबी की जो वेबसाइट्स है, उनके ऊपर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स मिल जाएंगे, कितनी रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, और इन रिक्रूटमेंट को जल्दी भरेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिस डाल रखा है सभी स्टेट्स के आईआरबीज को। ठीक है, चेक करिए, नोटिस मुझे बहुत सारे मिले, आपको भी खुद मिल जाएंगे। रिसर्च खुद भी करा करिए, इससे आपकी खुद की नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत ही जल्दी आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेबल जीडी के अंदर इसको डाल दे, उसके थ्रू वैकेंसी निकल रही है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन गारंटीडली वैकेंसी आ रही है, बहुत बड़े लेवल पर वैकेंसी आ रही है, ये मेरी गारंटी है। आप प्रिपरेशन करना शुरू करिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूंगा कि यार जल्दी वैकेंसी आ जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन इसी साल आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, तैयारी शुरू करिए। अपना एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया तो उसके लिए तैयारी करिए। आने वाले साल में कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आएगी, उसके लिए तैयारी करिए। दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आ रही है, सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर बड़ी वैकेंसी आएगी, तो इनके लिए तैयारी करिए, इनको टारगेट करिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर कोई राय, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो, इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू अलाउद्दीन के नाम से भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक दबा के करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिनको कंफ्यूजन हो रहे थे इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उनको भी शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।